एक लड़की जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है, माता पिता उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया करते। दोस्तों, वो पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है और विदेश से MBA की पढ़ाई करके वापस जब इंडिया आती है तो इंडिया में एक कंपनी में वो मैनेजर लग जाती है। दोस्तों, वहीं पर एक ड्राइवर के साथ उसका प्यार हो जाता है और उसके साथ वो शादी कर लेती है। घर वाले शादी से नाराज़ होते हैं, फिर भी वो कोर्ट मैरिज कर लेती है। 2 साल तक तो उसके साथ रहती है, लेकिन 2 साल के बाद उससे वो अलग होने का फैसला ले लेती है, उसे तलाक दे देती है। दोस्तों, उसके बाद उसके जीवन में एक दूसरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जो घर वालों की मर्जी से होता है। उसके बाद भी उसका जीवन ठीक तरह से नहीं चलता। साल 2025 आ जाता। महाकुंभ में जब वो डुबकी लगाने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके पहले पति से हो जाती है और जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है, भागकर दौड़कर उसके गले लिपट जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो। दोस्तों, क्या बड़ी वजह रही होगी जो पहले पति से इस तरह से लिपट कर रोने लगती है और उसे वो दोबारा अपनाने की बात करती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़की जिसका नाम राजेश्वरी होता है, साल 2017 में MBA की पढ़ाई करके विदेश से वो वापस आ जाती है और वापस आने के बाद गाजियाबाद की ही एक कंपनी में वो मैनेजर लग जाती है। दोस्तों, बड़े आराम से वो अपने कामकाज को करती है। उसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। उसका काम के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान होता। माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा, तेरी उम्र बीतती जा रही है, तू किसी लड़के को देख ले, उसके साथ ब्याह रचा ले, लेकिन वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं होती। एक दिन का वाक़या होता है जब इसका ड्राइवर अचानक ही बीमार हो जाता है तो कंपनी में इसकी गाड़ी को कोई चलाने वाला नहीं होता। वहीं पर एक लड़का और होता है जिसका नाम विजयपाल होता है, जो 12वीं पास होता है। दोस्तों, विजयपाल बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का होता है। उसके पास जो उसका रहने सहने का, जो खाने पीने का ढंग होता है, अलग ही निराला होता है। वो किसी अमीर व्यक्ति से यानी किसी करोड़पति से कम अपने आप को कभी भी नहीं आंकता, क्योंकि उसके जो पिता होते हैं वो एक सरकारी टीचर होते हैं और ये यहाँ पर सुपरवाइज़र जो भी तनख्वाह कमाता उसे अपने ऊपर ही खर्च कर लिया करता। दोस्तों, फिर यहाँ पर विजयपाल से कहा जाता है कि तुम आज मैडम को उनके घर तक छोड़ देना। मैडम मोदी नगर जाएगी तो यहाँ पर विजयपाल कहता है कि मैं भी मोदी नगर की तरफ से ही आता हूँ, मैं उन्हें वहाँ पर छोड़ दूँगा। जब विजयपाल उस गाड़ी को चलाने लगता है तो मैडम यहाँ पर विजयपाल को देखने लगती हैं और कहने लगती हैं कि तुम कहाँ पर ड्राइवरी करते हो। तो विजयपाल यहाँ पर कहने लगता है कि मैडम, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं भी आपकी कंपनी में एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं यहाँ पर एक सुपरवाइज़र हूँ। तो मैडम यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे आपके हाव भाव से देखकर ही लग रहा था कि आप ड्राइवर तो नहीं हो सकते, फिर भी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हो। दोस्तों, उसके बाद लगभग आधे घंटे तक ये इसी तरह से बातचीतें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते पहचानते हैं और फिर उसके बाद राजेश्वरी का घर आ जाता है। विजयपाल राजेश्वरी को घर छोड़कर वापस अपने घर वहां से ऑटो लेकर चला जाता है। अगला दिन आता है, विजयपाल के पास कंपनी से फिर से फ़ोन आ जाता है कि विजयपाल, तुम अपने घर की तरफ से आ रहे हो तो मैडम को साथ में लेकर आ जाना, उनकी गाड़ी चला कर ले आना, क्योंकि उनका ड्राइवर आज भी नहीं आया है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब विजयपाल फिर कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लेकर आ जाता हूँ। अब विजयपाल वहाँ से मैडम को गाड़ी में बिठाता है और जब मैडम गाड़ी में बैठती है तो एकदम से देखने लगती है कि ये तो फिर से वही आ गया। तो पूछने लगती है कि क्या आज भी ड्राइवर नहीं आया। तो यहाँ पर विजयपाल कहता है कि मैडम, मैं हूँ ना, आपको क्या ज़रूरत है ड्राइवर की। दोस्तों, मैडम इन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उसके साथ बैठकर सीधे कंपनी चली जाती है। इसी तरह से लगभग 10 से 15 दिन तक ये लड़का मैडम को लेकर आता और उसे छोड़कर चला जाया करता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और मैडम इसके प्रति बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब मैडम को लेकर ये लड़का घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। उस भीड़ में एक पति पत्नी का झगड़ा हो रहा होता है। दोस्तों, पत्नी अपने पति से माफ़ी मांग रही होती है और यही कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, मुझे अपने साथ ही रख लो। दोस्तों, उस
उसके बाद यहाँ पर ये लड़का उतरकर गाड़ी से बाहर निकलता है और उस पति को जमकर पीटने लगता है। मैडम देखती है कि इसने क्यों झगड़ा कर दिया। थोड़ी देर में ही लोग बाग वहाँ पर आ जाते हैं और ये उस औरत से कहकर जाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ, ये तुम्हें लेकर क्यों नहीं जाएंगे, मैं इनके साथ ही तुम्हें वापस भिजवाऊंगा। दोस्तों इस तरह का वाक्य जब वो औरत सुनती है तो उसे कुछ शांति होती है। इस मैडम को यहाँ पर अटपटा लगता है। मैडम इससे पूछने लगती है कि तुम्हारी ये लगती कौन थी, किस लिए तुम यहाँ पर झगड़ा कर रहे थे। तो यहाँ पर विजयपाल कहने लगता है कि मैडम अगर कोई मेरे सामने रो दे तो उस पर उसका दर्द नहीं सहा जाता, इसलिए मैं वहाँ पर कूद पड़ता हूँ। दोस्तों उसके बाद मैडम को ये बातें और ज़्यादा प्रभावित करती हैं और एक दिन का वाक़या होता है। मैडम अब यहाँ पर इस लड़के को प्रपोज कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों जब मैडम के घर वालों को पता चलता है तो मैडम के घर वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, इस लड़के का क्या स्टेटस है, इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी भला कैसे हो सकती है, हम रिश्तेदारियों में कैसे मुंह दिखाएंगे। यहाँ पर लड़की कहती है कि मुझे इस सब बात से कोई मतलब नहीं है, मैं बस इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों फिर घर वालों की मर्जी के बगैर कोर्ट में जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो मैडम होती है उसे बहुत सारे ताने सुनते हैं। कंपनी में भी कई बार लोग बाग कहते हैं कि ये तो ड्राइवर से शादी कर ली। कई बार बहुत तरह की बातें यहाँ पर मैडम के सामने आने लगती हैं। धीरे धीरे करके लगभग 2 साल का समय बीतता है और 2 सालों में मैडम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन वो एक ऐसा निर्णय लेती है जिसकी वजह से उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आने वाले होते हैं। दोस्तों मैडम यहाँ पर विजयपाल से कहती है कि विजयपाल क्या तुम मुझसे अलग हो सकते हो। विजयपाल भी यहाँ पर मैडम को देखकर वही कहता है कि मैडम जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकती हो, मेरा जीवन तो जैसे तैसे कट जाएगा लेकिन आपको बहुत सारे ताने सहने पड़ते हैं, इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आप खुश रहो, जहाँ भी रहो आबाद रहो। दोस्तों उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 2017 में ये मिले थे, 2017 में इन लोगों की शादी हुई थी और 2019 में ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद मैडम यहाँ पर एक दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेती है जिसका नाम होता है शिवदयाल, जो एक बिजनेसमैन होता है। और मैडम यहाँ पहले गाजियाबाद में काम किया करती, उसके बाद महाराष्ट्र के मुंबई में चली जाती है, वहाँ पर अपना कामकाज करने लगती है। शिवदयाल जो होता है वो पैसे वाला तो होता है, वो यहाँ पर मैडम के दिमाग को यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में होता है। इसी तरह से आपस में वो शिवदयाल भी से ताना मारने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो तुम ड्राइवर से शादी थोड़ी कर लेती। दोस्तों यहाँ पर मैडम को बहुत बुरा लगता है। 2 साल तक शिवदयाल के पास भी ये रहती है और 2 साल के बाद ही शिवदयाल से भी ये अलग हो जाती है। अब यहाँ पर शिवदयाल से अलग होने के बाद मैडम अकेली ही मुंबई में रहने लगती है, वहाँ पर अपने कामकाज को संभालने लगती है। साल 2025 आ जाता है। महाकुंभ के पर्व के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर श्रद्धालु किस तरह से संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो मैडम होती है राजेश्वरी अपने एक रिश्तेदार और एक असिस्टेंट के साथ सीधे ये महाराष्ट्र के मुंबई से एयरपोर्ट पर जाती है, वहाँ से हवाई जहाज में बैठती है और सीधे प्रयागराज में पहुँच जाती है और वहाँ आने के बाद संगम जाकर डुबकी लगाती है और उसके बाद वापस अपने घर आने लगती है। तभी वहां पर इसकी मुलाकात विजयपाल से हो जाती है। विजयपाल को देखते ही इसका चेहरा मानो खिल जाता है, एकदम से जोर जोर से चीखने लगती है और कहने लगती है कि विजय तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, विजय जल्दी आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों विजयपाल भी वहीं पर होता है। विजय को देखकर एकदम से यहाँ पर मैडम भी रोने लगती है और कहने लगती है कि विजयपाल तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो। दोस्तों विजयपाल ऐसी हालत देखकर विजयपाल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगता है। इधर मैडम विजयपाल के आंसू पहुँचती है और विजयपाल मैडम के आंसू पहुँचता है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के जीवन के बारे में पूछने लगते हैं। इधर जो विजयपाल से मैडम पूछती है, कहती है कि तुम विजयपाल कैसे हो, क्या तुमने शादी कर ली। तो यहाँ पर विजयपाल कहता है कि नहीं नहीं, मैं भला शादी कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरा प्यार मेरे साथ में नहीं है तो मैं शादी करके भी क्या करूँगा, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों इतनी बातें सुनकर मैडम और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और विजयपाल के सीने से लग जाती है और कहने लगती है कि विजयपाल मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों उसके बाद आपस में इन दोनों की काफ़ी सारी बातें होती हैं। जो यहाँ पर औरत होती है जिसका नाम राजेश्वरी होता है, वो विजयपाल से बार बार माफ़ी मांगने लगती है
उसके पैरों में गिरने लगती है और कहती है कि मुझे अपना लो। तो यहाँ पर विजयपाल कहता है कि मैंने अपने से तुम्हें दूर ही कहाँ किया था। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और जो यहाँ पर इनकी एक रिश्तेदार होती है वो बस सोचती ही रह जाती है कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद ये दोनों के दोनों बिना कुछ सोचे समझे वापस संगम में जाते हैं, वहाँ जाकर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ये वापस उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में आ जाते हैं और यहाँ दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये दोनों माँ गंगा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इस प्रयागराज की पवित्र भूमि का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आज यहाँ पर माँ गंगा की कृपा से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं। यहाँ पर जो राजेश्वरी होती है वो यही कहती है कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, लोगों की बातों और तानों में आकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मुझे तुम जैसा प्यार किसी ने ना तो किया, ना ही मुझसे कोई ऐसा प्यार कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह का चमत्कार यहाँ पर हुआ है महाकुंभ प्रयागराज में। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हमें देखने को मिले हैं, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जाने से पहले आप सभी से हमारी दरख्वास्त है कि आप अगर वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, संगम में डुबकी नहीं लगा कर आए हैं, तो एक बार ज़रूर लगा कर आएँ, क्योंकि 26 तारीख वहाँ पर लास्ट डेट है। उसके बाद ये जो महाकुंभ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद,